नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और अजसू के अलावा भी एक और पार्टी है जो कि काफी तेजी से फैलते हुए लोगों के बीच पहुंची है। जेबीकेएसएस या यूं कह ले कि जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, और अब ये पार्टी धरातल पे उतर आई है, वोट के लिए अब लोगों के बीच पहुंच रही है। लेकिन अभी जो 1 तारीख को हुआ है उसके बाद से जो उनके अध्यक्ष है जेबीकेएसएस के जयराम महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन वहां पहुंची थी, लेकिन कह सकते हैं कि वो वहां से निकल गए थे। पूरा उस दिन के बाद से अभी तक का मैटर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और भी कई मुद्दे हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि क्या अभी भी कोई केस है या सारे से बरी हो चुके हैं आप? देखिए, केस है, नया केस उस दिन फिर 1 तारीख को लगा। हम लोग का जीवन ही बना है केस मुकदमों के लिए, क्योंकि जो लोग आंदोलन करेंगे, जो लोग हक अधिकार की बात करेंगे, वो लोग केस से भाग नहीं सकते हैं, केस से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी सिस्टम चला है अंग्रेजों से भी बेहतर, मैंने कह सकते बदतर स्थिति में हमारा भारत देश जा रहा है। यहाँ जो लोग आवाज उठाएंगे, जो छात्रों की बात करेंगे, जो किसानों की बात करेंगे, जो गरीब मजलूमों की बात करेंगे, उनको केस खाना पड़ेगा। तो उस दिन बाद फिर केस हुआ, लेकिन फिलहाल जिस केस को लेकर तनाव का माहौल था, जिस केस को लेकर प्रशासन और जनता के बीच टकराहट का माहौल था, उस केस में माननीय न्यायालय के माध्यम से नो कर्सिव लगा हुआ है और फिलहाल हम अपना कार्य कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं, उस दिन के बारे में बात करते हैं। उस दिन आप नॉमिनेशन जो कागजात होते हैं उसमें आपने कितने केस के बारे में मेंशन किया था, और उस दिन पे जो प्रशासन जिस केस के लिए पहुंची थी वो केस क्या था, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म हमने 29 तारीख को खरीदा था। उस समय हम चतरा में थे, मेरे जो समर्थक थे उन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीदा था, और 29 तारीख की शाम को नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ। और जब केस का डिटेल्स देने का बात आया एफिडेविट में, तो 10 केस का हम लोगों ने जिक्र किया, क्योंकि हमारे आइडिया में 10 केस थे उस समय। और लेकिन 30 तारीख को जैसे ही हम संजय मेहता जो हमारे प्रत्याशी हैं हजारीबाग, उनके समर्थन में हम गए हैं, तो जब रास्ते में हम जा रहे थे तो सबसे पहले हमारा यहाँ एक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया का, जो हमारे पंचायत भवन में, तो वहां जब हम गए उस अकाउंट के बारे में जानने के लिए, तो बगल के कमरे में हमारे एक चाचा प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं, उन्होंने हमें बुलाया, बोला कि केस के डिटेल में आपका एक पुराना केस है 2015 का, क्या आपको वो याद है? हम बोले हम तो भूल चुके थे। तो फिर उनको बोले कि कृपया उस डिटेल्स को आप दीजिए। वो घर गए और उस केस की डिटेल को लाके दिए। यानी 30 तारीख को हम केस की संख्या मेरा 11 होता है, जो मेरी जानकारी में, आसान नहीं सब केस की आपको जानकारी हो पाती है। उसके बाद जब हम संजय दा का नॉमिनेशन रैली में जाते हैं, वहां से जब बिशुनगढ़ पार करते हैं तो संजय दा का बकायदा फोन आता है, आप संजय दा कभी भी इंटरव्यू पूछ लीजिएगा। बोलते हैं, जयराम भाई आपका नगड़ी थाना से पुलिस पहुंच रही है बोकारो नॉमिनेशन के दिन, आपका क्या मामला है? हम बोले, हम तो मुस्कुराते बोले, नहीं मेरा नगड़ी थाना में कोई मामला नहीं है। यानी हमको पूरी जानकारी थी कि नगड़ी में से कुछ मैटर है ही नहीं। हमको ये जानकारी था कि जगन्नाथपुर जो है उस वहां मामला है और उसका बेल हमने ले लिया है। तो ये जो केस था नगड़ी वाला, ये केस है 21 मार्च 2022 का है, और उस समय हम लोग विधानसभा के ठीक कुछ दूरी पर धरना बैठे थे। और उस समय जो एक वरीय पुलिस पदाधिकारी थे, उन्होंने खुद तमाम चैनल्स में भी कहा था कि क्या जयराम पर कोई एफआईआर होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये लोग 144 की जो धारा जहां तक लगी है उस क्षेत्र से बाहर ही आंदोलन किए हैं, अतः इन पर कोई एफआईआर नहीं होगा। तो वहां एफआईआर होता है और 2 साल पुराना एफआईआर होता है, उस केस की ऑनलाइन भी शो नहीं किया जाता है। और अचानक नॉमिनेशन के ही दिन क्यों? अगर उनको डिटेन ही करना था तो चतरा में कर लेते हैं। चतरा हमारे धनबाद बोकारो से दूर है, वहां हमारा सिंपैथी थोड़ा सा कम होगा। या फिर अन्य जो कार्यक्रम था हमारा, क्योंकि हम तो घर में बैठ के नहीं थे, कहीं से डिटेन कर लेते जहां लोगों की संख्या कम थी। लेकिन ये साजिश ही कहिए या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर ही कहिए कि आज वो नॉमिनेशन के दिन आपको अरेस्ट करने आ रही है। लेकिन उसके बाद भी हम अरेस्ट से कभी नहीं घबराए थे। बकायदा मेरा मोबाइल में वीडियो है, हम यही शमशान घाट में जाके 3 वीडियो बनाए थे कि यदि हमें अरेस्ट हो जाएगा तो फिर हमारी जगह कौन कार्य को देखेगा। और हमने बकायदा वो भी घोषणा किया था, उनको अपना वीडियो में रख के घोषणा किए थे कि हमारे बाद कुछ दिनों के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष यही रहेंगे। हमने 3 वीडियो बनाया था, और हमने अपने जो साथी हैं, जो हमारा एडमिन है, उनको संदेश दिया था कि अगर हम अरेस्ट किए जाते हैं तो वीडियो आप हमारे पेज से पोस्ट कर दीजिएगा। और बिल्कुल हमारा इरादा था कि हम डिटेन, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते डिटेन करने का इरादा था हमारा। लेकिन वहां परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। वहां हमें अपने आलोचकों और विपक्ष की थोड़ी सुननी है, वहां हमें अपने समर्थकों की जो परिस्थितियां उसका ख्याल रखना होगा। वहां ऐसा स्थिति था कि प्रशासन और पब्लिक के बीच एक बहुत बड़ी झड़प हो जाती, और हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। प्रशासन में बैठे लोग आखिर कौन है? हमारे ही लोग हैं। वो जो अगर लाठियां बरसाते हैं, या चलिए उसके बाद अगर और उग्र हो जाती भीड़, अगर वो और कोई कार्रवाई करते तो किसके ऊपर करते? अपने लोगों पे करते। तो हम वो परिस्थिति को नहीं चाहते थे। और बिल्कुल उस दिन
सभी पुलिस पदाधिकारी को पूछिएगा जिस दिन वो नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि अभी नौकरी में इसीलिए होकर अपने पक्ष में बात करेंगे, जिस दिन वो रिटायरमेंट ले लेंगे उनसे पूछिएगा कि 1 मई का जो ऐतिहासिक रैली उस लड़के का हुआ था, आप बताइए उस समय आपका क्या इरादा था। उन्होंने खुद कहा कि कैसे अरेस्ट कर पाएंगे इस भीड़ में उनको। लोग रो भी रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ लोग गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं कि जो भी सामने आएगा उससे भिड़ जाएंगे। और बिल्कुल उस समय का फुटेज है, प्रशासन की टीम खुद पीछे आई, बैक हो गई। और जो लोग कह रहे हैं, अगर हमें चारों तरफ तो पुलिस थी, यानी अगर हम निकले अपने गाड़ी से तो पुलिस ने नजरअंदाज किया, उन्होंने देख के। आप कह रहे हैं कि प्रशासन आपको वहां से निकलने में बिल्कुल मदद की है, उन्होंने cooperate तो किया। फिर प्रशासन ही क्यों आपके 3 दोस्तों को या फिर जो भी जितने साथी देखिए, उन पर प्रेशर बनता है, ड्यूटी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, ऊपर से प्रेशर बनता है। और प्रेशर में अपनी ड्यूटी को बचाने के लिए अब क्या कीजिएगा, मरता क्या नहीं करता, वही सिचुएशन। इसीलिए हमारे 3 साथियों को डिटेन किया गया। अच्छा, आपका उस दिन वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें आप अरेस्टिंग कह रहे थे कि देंगे, जनसभा संबोधन करने के बाद आप अरेस्टिंग देंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहां से निकल गए? चलिए ठीक है, आप ये बता चुके हैं कि लोग वहां पर पहुंच गए थे और लोग का जो सिंपैथी था वो आपके लिए था, लेकिन फिर उसके बाद आपने क्यों नहीं अरेस्टिंग दी? क्योंकि आप इतने दिनों तक गायब रहे आप, तो फिर इसके बाद आपने अरेस्टिंग क्यों नहीं? देखिए, उसके बाद नो कर्सिव लग गया तो फिर अरेस्टिंग क्यों देंगे? जब वहां से हम निकल गए और देखें कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो ये आपके साथियों का ही कहना है कि जब आप वहां से निकल गए थे तो आपके साथियों के घर जाकर के पूछा गया कि जयराम कहाँ हैं, और इस स्टेटमेंट में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो फिर आप उनके मतलब की कह सकते हैं, आप अपने जिस जगह पे रहते हैं उसी जगह पर रह करके आप वेट क्यों नहीं किए प्रशासन का? देखिए, संभव नहीं था। उस दिन हम कहीं भी रहते हैं, जनता बहुत उग्र थी। जनता इस बोकारो जिले में, धनबाद जिले में कोई उपद्रव, अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम अरेस्ट या डिटेन कर लिए जाते हैं तो हमें लगता है कोई अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हमने अराजकता से दूर रखने के लिए, व्यवधान उत्पन्न ना होने के लिए और विधि व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए हमने वहां अरेस्ट ना देना ही उचित समझा। इन सब के बीच फिर आप संविधान को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका एक जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर वायरल होते रहता है उसमें आपने संविधान की किताब पकड़ के रखी है। अब आप बात करते हैं लोगों की, तो कह सकते हैं कि लोग आपको रोक रहे हैं संविधान को फॉलो करने से कहीं ना कहीं। देखिए, संविधान लोगों के लिए है। भारत देश के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी यही कहा था कि लोगों की मांग सर्वोपरि है। भगवान भी अगर आज हैं तो भगवान मंगल ग्रह में फिलहाल कोई किसी भी प्रकार का ना मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ नहीं होगा। जिस दिन अगर कभी लोग वहां चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब स्थापित हो जाएगा। तो भगवान भी है तो इंसान के लिए है, तो कानून भी जो है वो इंसान के लिए है, इंसान की भावनाओं से ऊपर। तो कहीं ना कहीं उस दिन कानून और इंसान की भावना दोनों भले विपरीत हो सकती है, लेकिन कानून बने ही इंसान के लिए। अतः कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपको मनुष्य की जो भावना है, मनुष्य का जो उस समय का परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर आपको अपना कर्तव्य चुनना पड़ता है। मतलब आप मानते हैं कि उस दिन आप लोगों के मोह से आप कानून को फॉलो नहीं कर पाए? हाँ, निश्चय ही उस दिन इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि लोगों की जो भावना थी वो कानून और भावना में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी, और लोगों की भावनाओं को हमने तरहीज दिया, क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी कोई ऐसा विशेष अपराध है नहीं। और ये कहीं ना कहीं उसमें कानून के लोग हैं वो भी स्वयं दोषी हैं। 41 का नोटिस नहीं, उसके बाद इस केस का कोई अपडेट नहीं। अभी देखिए, 1 तारीख को मेरा नया केस होता है और 2 तारीख को मेरे घर में आप इस्तेहार छप देते हैं। मेरा घर का कोना कोना आप सजा देते हैं 41 के नोटिस से, और 2 साल पुराना केस में एगो नोटिस अब नहीं भेज पाते हैं। तो कानून के रखवाले खुद कानून का अनुपालन नहीं किए। मतलब कि ये जो 2 साल पहले केस हुआ था उसका आपको जरा भी खबर नहीं था? बिल्कुल आपको नहीं बस एक खबर दिन था। पहले अगर खबर होता तो रांची में हम उससे बड़ा केस का बेल लिए। रांची का जो मेरा केस है बड़ा केस का हम बेल लिए। ये तो विधानसभा के सामने धरने पर बैठे थे, एक जिसमें आपका आंसू गैस चार्ज हुआ था, आंसू गैस, आपका रबड़ गोली छोड़ा गया था, जिसमें उससे भी उग्र आंदोलन हुआ था, उसका हम बेल लिए। तो इस केस का बेल क्यों लेते? ये तो धरना था। जिस केस को लेकर मामला गर्म है वो धरना था। जाके हम लोग एक सड़क विधानसभा के ठीक सामने धरने पर बैठे थे, और बिल्कुल उस एफआईआर कॉपी को पढ़िए किस प्रकार से कानून के रखवाले फर्जी एफआईआर बनाते हैं कि यातायात डिस्टर्ब हुआ है, स्वास्थ्य डिस्टर्ब हुआ है। वो विधानसभा में कोई जाता है जी? विधानसभा में कोई हॉस्पिटल है जो स्वास्थ्य डिस्टर्ब होगा? वहाँ कोई मंत्री, विधायक के अलावा कोई जाता ही नहीं उस सड़क में। और क्या एफआईआर बना रहे हैं कि नहीं, लोगों का जन सुविधा डिस्टर्ब हुई है। इस प्रकार का फर्जी का कहानी आप लिखते हैं। तो कानून के रखवाले खुद कानून की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, आप चलिए, आप बोल रहे हैं कि नामांकन के दिन आपको वहाँ पे डायरेक्ट पहुंचा गया गिरफ्तार करने के लिए। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा? आप अपना तर्क बताइए। देखिए, इसके पीछे कारण यही है कि आज मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन जितना भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया उनका फुटेज ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे फुटेज को देखिए और उनके फुटेज को देखिए, पूरे 14 के 14 लोकसभा में कहीं टिक नहीं पाएंगे, कोई भी प्रत्याशी रहे। आप मेरे फुटेज को खंगालिए। और खास बात कि जो भी प्रत्याशी नामांकन के लिए गए उन्होंने खर्चा दिया,
देख ही रहे कि गांव वालों को टेम्पो और शहर वालों को बोलेरो दिया, 400-500 सर पीछे दिया गया, और मेरे एक भी शख्स ने अगर कह दिया कि हम 500 रुपया लेके आए हैं तो अगला दिन से हम चुनाव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। 100% लोग अपने खर्च से आए थे, तो इस बात का डर किसी को होगा। 44-45 डिग्री का टेम्परेचर, 1.25 लाख 1.5 लाख की भीड़, और एक माने लग ही नहीं रहा था कि एक रैली है, ये तो रेला है, विशाल जन सैलाब है। लग रहा है गांव-गांव के हर बच्चे उस रैली में शामिल होने के लिए आए थे, एक महापर्व जैसा स्थिति है, तो किसी को भी डर लगेगा। क्योंकि इससे पहले सभा हम करते थे और लोगों को लगता था कि सभा में ये लड़का अच्छा बात बोलता है, सुन के लोग चले जाते हैं। लेकिन जब हम तो इस बार तो वोट मांगने आ रहे हैं और उस समय भी वही 1.25 लाख की भीड़ रहेगी, तो अकबकी तो होगी, अकबकी होना स्वाभाविक है। और हम लोग जो आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उस पॉलिटिक्स से हर किसी को खतरा है। हमारी आइडियोलॉजी की आप देख लिए, हम पहले दिन प्रमाण कर दिए कि हम आज जब मेरा नॉमिनेशन डाउटफुल था, ऐसा लग रहा था कि नॉमिनेशन में हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो लोगों में देखिए सोशल मीडिया में एक ही को माहौल था कि अगर जयराम चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसकी मां लड़ेगी। अब देखिए सोशल मीडिया में 2-3 दिन तक माहौल था कि जयराम महतो की मां को नॉमिनेशन करना चाहिए था, लेकिन नॉमिनेशन किसने किया? हमारे राजनीतिक दल के 2 कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन किया। ये हमने उदाहरण दिया है कि अब वो परिवारवाद नहीं, ना मेरा भाई नॉमिनेशन करेगा मेरे बदले, ना मेरी मां नॉमिनेशन करेगी। जबकि इससे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डाउटफुल स्थिति में रहती थी, क्योंकि 2019 के चुनाव में यही आदरणीय बगमारा के विधायक, आदरणीय झरिया के विधायक, दोनों ने अपनी मां को नॉमिनेशन करवाया था अपने साथ साथ, क्योंकि डाउटफुल था उनको। लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को नॉमिनेशन करवाया क्योंकि हमने स्पष्ट संदेश दिया। यही कारण रहा था कि पूजा महतो भी कुछ दिन के बाद उनका नॉमिनेशन का तस्वीर वायरल कारण था, उषा दी का, पूजा जी का यही कारण था कि कुछ दिन बाद उनका जो मैंने एज ए बैकअप के लिए थी, तो ये हमारे टीम का ही हमने संदेश दिया था कि किसी भी परिस्थिति में हमारे परिवार से नॉमिनेशन नहीं होगा। तो इस आइडियोलॉजी से हर किसी में घबराहट है। अभी की क्या स्थिति, क्या वो नॉमिनेशन उन्होंने वापस लिया? हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है, जब मेरा नॉमिनेशन है तो फिर वो तो वापस लेंगे ही, वापस ले चुके हैं। अच्छा, जो जितने भी जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता है वो कह रहे थे कि साजिश रचा गया आप लोगों के खिलाफ, आपको उसी दिन नॉमिनेशन। एक आम व्यक्ति भी जो गांव में जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है उसको भी समझ आ गई कि साजिश हुई है। कैसे सबको बता रहे हैं, क्योंकि हम इसी क्षेत्र की बात करते हैं। अगर कभी आपने सुना है कि किसी प्रत्याशी के नाम से नया प्रत्याशी खोज के लाया जाता है, मेरे नाम से 4 प्रत्याशी थे, यानी मेरा मिला के 5 गो जयराम महतो होते हैं। खैर 2 गो तो पहुंच नहीं पाए और 2 ने नॉमिनेशन फॉर्म ले लिया था। 2 लोग गांव में थे, उनको दबोच लिया गया घर वालों ने कि बाबू ये गलत काम मत करो। तो ये तो साजिश ही है। यानी अगर उनको नॉमिनेशन हो जाता, एक्सेप्ट हो जाता, तो 5 जयराम महतो होते। क्यों ये किया गया था? ताकि कंफ्यूज हो, वोटर के पीछे कंफ्यूज उत्पन्न हो, क्योंकि हम लोग तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। यानी अगर अल्फाबेटिकली बात करें तो 5 जयराम महतो एक ही जगह होते हैं, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी एक ही जगह 5 जयराम महतो के खड़े हो जाते हैं और जनता कंफ्यूज हो जाती। तो ये गेम प्लानिंग हो रहा है, ये साजिश हो रहा है। तो इसीलिए गिरिडीह की जनता जानती है, और हमें हमारा आलोचक रहे, हमारा समर्थक रहे, सबको मालूम है। यहाँ तक कि अब तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। आपको अगर एक तो लड़का है, चुनाव लड़ने दीजिए, आप जीतिए ना भाई, उसको हरा के जीतिए, चुनाव लड़ने दीजिए। चुनाव ना लड़ने के पीछे इतना साजिश क्यों कर रहे हैं? 5-5 लोग तैयार हो चुके थे हमारे नाम से नॉमिनेशन भरने के लिए। अच्छा, तो ये साजिश क्या सिर्फ 2 ही लोगों के साथ रचा गया? जैसे कि देवेंद्र नाथ महतो के साथ भी वही हुआ जो आपके साथ होने वाला था, तो क्या ये सिर्फ उनकी रडार में जो अपोजिशन है या फिर जिनकी भी रडार में, जिनके द्वारा भी ये साजिश रचा गया, उनके रडार में सिर्फ आप और देवेंद्र नाथ महतो थे? देखिए देवेंद्र जी के बारे में विशेष हमें जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे बारे में है तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे नाम से फॉर्म लिया गया है। और रात को नॉमिनेशन जो है 6 तारीख को लास्ट है, 5 तारीख को लोग फॉर्म खरीद रहे हैं, और किसके कहने पे खरीद रहे हैं ये सारी चीजें लोगों तक मालूम है। उसको यहाँ तक नहीं मालूम कि विधानसभा का चुनाव क्या है, लोकसभा का चुनाव क्या है। उसको ये भी नहीं मालूम कि इंडिपेंडेंट लड़ रहा है कि पार्टी से लड़ रहा है। उसको बोल दिया कि तुम हमारे पार्टी से लड़ रहे हो। एक नामी पार्टी ने कहा कि तुम हमारे पार्टी से लड़ रहे हो, जबकि वो सवाल भी तो करता कि उसी पार्टी से अभी माने बाकी नेता लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गेम प्लानिंग के साथ हमारे नॉमिनेशन को रोकने के लिए, मतदाताओं में कंफ्यूज करने के लिए साजिशें रची गई। लेकिन खैर जनता की दुआओं की जीत हुई है और मेरा नॉमिनेशन भी सुरक्षित है और हम मैदान में है और मजबूत स्थिति में है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये जो लोग इतने दिनों से जानना चाह रहे थे कि इतने दिन से आखिर आप थे कहाँ पे, क्या जो लोग सही में जो कानों में सुनता हुआ जो आ रहा था वर्ड कि आप अंडरग्राउंड हो गए थे, क्या ये चीज? नहीं, अंडरग्राउंड नहीं थे, बस मोबाइल ऑफ कर दिए थे। हर जगह मीटिंग कर ही रहे थे, सभा कर ही रहे थे, लेकिन कैमरे ऑन ऑफ कैमरा कर रहे थे और
जनरली मीटिंग सीटिंग चल ही रहा था। जैसे कल ही रात हम लगभग 6 मीटिंग किए, डुमरी में किए, पीरटाण में किए, ऊपर घाट में किए, नावाडी में किए, कभी नहीं बैठे हैं, हर जगह मेरा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि ऑन कैमरा आप नहीं आए थे, तो इससे कितना प्रभाव पड़ा जेबी केसेस के और जगह पे, गिरिडीह पे नहीं? क्योंकि जैसे कि उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो जी का था और फिर मनोज यादव जी का था, आप कहीं पे उनको नॉमिनेशन में नहीं पहुंच पाए और जेबी केसेस के स्टार प्रचारक आप ही हैं, तो कितना प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है, जो सत्य है, जो सो सत्य है, प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम लोग पॉजिटिव हुए हैं, लोगों की सिंपैथी और जुड़ी है कि बच्चा लोग को परेशान किया जा रहा है। और सही बात है, अभी तो झारखंड के लोगों को हमें साथ देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य पर जब आंच आएगी तो आवाज हमारे ही मुख से निकलेगा। हमारे ही साथी सड़कों पर, धरनों पर बैठ के आपके बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन करेंगे, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी परीक्षाओं के लिए। पेपर लीक पर अगर कोई बैठेगा धरने पर, कोई सड़क पर बैठेगा, तो वो जयराम महतो की टीम ही बैठेगी, इस बात को लोग जान लें। बाकी ये जो नेता हैं, ये कभी इनके जुबान से आपके बच्चों के भविष्य के लिए आवाज नहीं उठने वाला है। अच्छा, अब गिरिडीह का आपको क्या माहौल लगता है? इतने दिनों के बाद आप अब गिरिडीह उन्होंने पांव पे कुल्हाड़ी मारा है, जिन्होंने साजिश रचा है पांव पे कुल्हाड़ी मारा है। इससे पहले तो उनको लोग सुनते भी थे, अब उनका बाकी जो प्रत्याशी है उनको लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसी के दूसरे साइड आप ये भी देख रहे होंगे कि अभी बीजेपी के स्टार प्रचारक बहुत ज्यादा यहाँ पे झारखंड में आगमन हो रहा है उनका, कभी रांची में तो कभी चतरा में। बीजेपी से आपको बता दें कि पीएम बार बार आना जाना कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा? देखिए, उसके पीछे उनको लग रहा होगा कि ग्राउंड से रिपोर्ट गया होगा कि झारखंड में थोड़ा स्थिति सामान्य नहीं है उनके, तो जाहिर सी बात है पीएम सबसे बड़ा चेहरा है, आके अपने जो कैंडिडेट हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। स्वाभाविक है, कोई भी दल करेगा, लेकिन फिलहाल अब देखिए हर किसी का एक दौर होता है। 10 साल के दौर को लोगों ने देखा और निश्चय ही बार बार पीएम के नाम से तो उनके कैंडिडेट नहीं जीतेंगे। उनके कैंडिडेट की भी कोई विजन होना चाहिए, रूट मैप होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, तो उन सब में वो हमेशा फेलियर दिखे हैं। आप कैसे करने वाले हैं मैनेज? जैसे कि आप अभी बताएं कि वो पहुंच रहे हैं अपने उम्मीदवारों को वापस से मोटिवेट करने के लिए, आप कैसे क्या करने वाले हैं बाकी क्षेत्रों में? हाँ, निश्चय हर क्षेत्र में हम लोग एक आध दिन करके सभा या फिर किसी रोड शो के माध्यम से हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, और वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, वोटर्स को तो यही कहेंगे कि आज देख सकते हैं कितने संकट में हैं हम लोग, साजिशों के साथ हम लोग का चलना पड़ रहा है, और बस ये इसीलिए कि हम लोग झारखंड की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, पेपर लीक पे हम लोग आवाज उठाते हैं। हमारा गुनाह क्या है कि बात हम वोटर से ही पूछना चाहेंगे, हम लोग का अपराध क्या है? विधानसभा का जो केस है, क्या वो हम लोग किस विषय को लेकर गए थे? हम लोग तो नियोजन नीति की मांग को लेकर गए थे, तो क्या नियोजन नीति 1932 खतियान की नीति को बात लेकर गए थे? तो क्या वो हमारे व्यक्तिगत फायदे के लिए थी या वो राज्य के हितार्थ के लिए, राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए थी? तो हम जनता से ही पूछेंगे कि हम लोग जिस केस को लेकर हमें परेशान किया जा रहा है वो केस है क्या, वो केस आखिर है क्या? वो तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर विधानसभा के सामने एक प्रदर्शन था, तो किसके लिए था? राज्य के युवाओं के लिए था, राज्यवासियों के आने वाले भविष्य के लिए था। तो इस बात को आपसे मैंने अवगत कर लीजिए कि आज अगर आपको इतना गर्मी में भी आप लोग कोट पहनते हैं अंग्रेज जैसा। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि गिरिडीह में आपको वापस से होमवर्क करना पड़ेगा, वापस से लोगों को जा करके बताना पड़ेगा कि जेबी केसेस क्या है, या फिर क्या लग रहा है? मतलब अभी गिरिडीह की क्या स्थिति है? देखिए, गिरिडीह में अब बस स्थिति यही है कि लोग एक बार चाहते हैं कि बाबू अच्छा है, कैसा है, वो किस स्थिति में देखना चाहते हैं। बस लोगों का प्यार और लोगों का समर्पण हमारे साथ है, झुकाव हमारे साथ है। अभी लोगों के पास जा रहे हैं आप, खास करके महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं का ज्यादा सेंटिमेंट आपसे जुड़ा हुआ होता है, वो आपको अपने बेटे की तरह देखती है, तो अभी क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, कुछ गांव तो ऐसा था कि 2 दिन हम लोग खाना नहीं खाए थे। मैंने तो फिर हम रात को ही वहां गए, तो जाके सिर्फ हम भाषण नहीं दिए, बोले कि हम ठीक ही हो, अब बढ़िया ही हो, बेसे ही हो, तो नहीं बेसे रही। बस इतना बोला बाबू, इतने देखे खोजली कि कैसा नहीं। हमने के भाषण भी अभी नहीं सुनना है, भाषण रोज सुना है, मोबाइल में यूट्यूब खोल हमने सुना हो, बस खाली देखे चलियो। चलिए, अब जेबी केसेस का धरातल पर 4 जून को क्या रिजल्ट आता है, ये सारी चीजों के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।